नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। सीईसी गुरुकुल की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में कुछ दिनों से हम प्राणायाम के सेशन को चला रहे हैं और प्राणायाम में अलग अलग तरह के प्राणायाम की चर्चा हमने की, जिसमें हठ प्रदीपिका में वर्णित प्राणायामों का हमने विश्लेषण किया, वैज्ञानिक विश्लेषण किया। घृण संहिता में वर्णित प्राणायामों का हमने वैज्ञानिक विश्लेषण किया। योग दर्शन के प्राणायामों का हमने वैज्ञानिक विश्लेषण किया, किस प्रकार से उनको साधना के प्राणायाम कहा है, किस प्रकार से कूलिंग जनरेट करने वाले, हीट जनरेट करने वाले प्राणायाम हैं, उन सब की चर्चा हमने आपके सामने की। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम भी चर्चा हो चुका है, लेकिन अभी अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि की चर्चा हम करेंगे, उसकी समीक्षा हम करेंगे। अनुलोम विलोम बहुत ही प्रचलित प्राणायाम है, परंतु किसी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन प्रयोग में और प्रचलन में बहुत अच्छा और बहुत कहें कि सब लोगों के लिए हितकारी प्राणायाम है। और नाड़ी शुद्धि, कई व्यक्ति नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम को एक ही मानने की भूल करते हैं। कुछ का कहना है कि अनुलोम विलोम ही नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शुद्धि ही अनुलोम विलोम है। तो आज इसकी समीक्षा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अनुलोम विलोम किस प्रकार है, किस प्रकार से उसका परिचय है, किस प्रकार उसकी तैयारी करनी होती है, पूर्व तैयारी, किस प्रकार से उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, माने किन लोगों को नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या उसके लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि नाड़ी शुद्धि का परिचय क्या है, कहाँ कहाँ इसका वर्णन मिलता है, कौन इसके वक्ता हैं, किन्होंने इसके विषय में बात कही है, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इससे पूर्व की तैयारी कौन सी होनी चाहिए, इसकी विधि क्या है एग्जैक्ट, या हम कहें कि प्राथमिक स्तर के साधक को किस प्रकार से नाड़ी शुद्धि करना चाहिए, मध्यम स्तर के साधक को किस प्रकार से नाड़ी शुद्धि करना चाहिए, और उत्तम स्तर के अधिकारी को या कहें कि जो कई सालों से मेहनत कर रहा है, अच्छा प्रैक्टिशनर है, वो किस लेवल की तैयारी नाड़ी शुद्धि के द्वारा कर सकता है। उसके बाद हम इसके पुनरावृत्ति कितनी होनी चाहिए, एक बिगनर के लिए कितना होना चाहिए, एक अभ्यासी के लिए कितना होना चाहिए, और क्या क्या इससे लाभ प्राप्त होते हैं, और अंत में इनकी समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा हम जानेंगे कि क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के व्याख्यान को। सबसे पहले जानेंगे अनुलोम विलोम का परिचय। अनुलोम विलोम का अर्थ क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अनुलोम विलोम प्राणायाम की श्रेणी क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम की उपयोगिता क्या है, क्यों हम अनुलोम विलोम करें। तो सबसे पहले अनुलोम और विलोम दो शब्दों से मिलकर के बना है। अनुलोम का मतलब होता है सीधा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो सीधा और उल्टा, इसको अलग अलग संदर्भ में आप प्रयोग कर सकते हैं। सीधा और उल्टा, जैसे मैं कहूँ ये सीधा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है, या ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, ऐसे मैं अलग अलग प्रकार से इसकी समीक्षा कर सकता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम में मुख्य रूप से एक नासिका से श्वास लेकर के दूसरी से निकाल देना है, दूसरी से लेकर के पहली से निकाल देना है, माने सीधा और उल्टा, मतलब एक से लेंगे दूसरी से छोड़ेंगे, दूसरी से लेकर के पहली से छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा है। तो इसमें मुख्य रूप से नासिका का प्रयोग होता है। दो नासिकाएं हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो लेफ्ट से शुरू करना और राइट से छोड़ देना, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ देना, ये एक राउंड अनुलोम विलोम का होता है। यदि हम लेफ्ट से लेकर राइट पे ही छोड़ेंगे तो ये चंद्रभेदी कहलाएगा। यदि हम राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ेंगे ये सूर्यभेदी कहलाएगा। लेकिन यदि हम लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़े, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़े, माने बाईं नासिका से लेकर के दाईं नासिका पे छोड़ दें और दाईं नासिका से लेकर के बाईं नासिका पर छोड़ दें, ये एक प्रक्रिया पूरी जो होती है वो अनुलोम विलोम कहलाती है। यदि इसी प्राणायाम के टुकड़े हम करें तो मैंने कहा कि बाईं नासिका से लेकर के दाईं नासिका से छोड़ते रहें तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम कहलाएगा, ये अनुलोम विलोम नहीं रहेगा। और यदि इसी में राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ते रहें, ये सूर्यभेदी हो जाएगा। तो इससे लेफ्ट से करेंगे चंद्रभेदी तो कूलिंग जनरेट होगी बॉडी में, और राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ेंगे सूर्यभेदी तो हीट जनरेट होगा बॉडी में, माने उष्णता पैदा होगी। चंद्रभेदी से शीतलता पैदा होती है और सूर्यभेदी से उष्णता पैदा होती है। इस उष्णता और शीतलता के बैलेंस को ही योग कहते हैं। हम प्राणायाम में हम कहें कि दोनों नोस्ट्रल बैलेंस चलनी चाहिए। यदि दोनों नोस्ट्रल से श्वास प्रश्वास की गति सही है, सामान्य है और सम अवस्था में है, तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता, ना कूलिंग जनरेट होने से होता है, ना हीट जनरेट होने से होता है। बॉडी में नेचुरल रहता है। मान लीजिए एक कमरा है, उसका तापमान बहुत ठंडा हो गया तो अनकंफर्टेबल फील होगा और ठंड लगना शुरू हो जाएगी। और यदि हीट ज़्यादा हो जाए किसी रूम में, कमरे में,
तो वहाँ फिर भी रहना मुश्किल हो जाएगा, गर्मी लगेगी और अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने गर्मियों में भी एसी को हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं, सर्दियों में हम अपने हीटर का टेम्परेचर सेट कर देते हैं, ताकि गर्मियों में जो गर्मी है बाहर वो कम लगे और 25-26 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहे, ताकि हमें कोई कपड़ा ओढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े और गर्मी भी ना लगे। और ऐसे ही जब हीट जनरेट होती है तो सर्दियों में हम थोड़ा सा अपना उसको हीटर को ऑन कर देते हैं, ताकि बाहर जो ठंड है, उस जो टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है, उस टेम्परेचर को उस जो इलेक्ट्रिकल हीट है उसके द्वारा संतुलित किया जा सके, ताकि हमें ज़्यादा ठंड ना लगे और हम अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो ये नेचुरल प्रक्रिया है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त अनुलोम विलोम। और ये जो एसी और हीटर है, ये हम किसी न किसी तकनीक के द्वारा, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के द्वारा ऐसा टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उनसे एक किसी रूम का, घर का किसी एक पर्टिकुलर जो स्थान है वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है, परंतु जब अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम वहाँ पे काम आता है। तो अनुलोम विलोम की उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाना हमने। अनुलोम विलोम प्राणायाम की उत्पत्ति को जानने का प्रयास करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में नहीं कहा गया। माने जो यौगिक ग्रंथ हैं उसमें, चाहे हम योग दर्शन की बात करें, चाहे गीता की बात करें, उपनिषद की बात करें, वेदों की बात करें, या हम बात करें जो हठ योग के टेक्स्ट हैं उसमें हठ प्रदीपिका की बात करें, चाहे घृण संहिता की बात करें, हठ रत्नावली की बात करें, सिद्ध सिद्धांत पद्धति की बात करें, गोरख संहिता की बात करें, शिव संहिता की बात करें, सिद्ध सिद्धांत पद्धति की हम बात करें, या हम बात करें वशिष्ठ संहिता की, किसी भी ग्रंथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम का वर्णन नहीं मिलता है। ये प्रचलित प्राणायाम है। जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार है, एक परंपरा से चला आ रहा एक योगिक अभ्यास है, उसी प्रकार से प्राणायाम के संदर्भ में जो व्यक्ति नाड़ी शुद्धि को अच्छे से जानते हैं वो समझ सकते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए उसको ईजाद किया गया ताकि नाड़ी शुद्धि का अभ्यास ठीक प्रकार से हो सके, या मैं कहूँ अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि का प्री वर्कआउट है, पूर्व अभ्यास। क्योंकि अनुलोम विलोम में लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ना, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ना, इससे हमारी दोनों नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाती हैं और संतुलित हो जाती हैं। जब किसी को भी शुद्ध करना है, जैसे नाड़ी शुद्धि से हम नाड़ियों की शुद्धि करते हैं, तो किसी भी चीज़ को शुद्ध तभी किया जाएगा जब वो बैलेंस्ड होगी। यदि वो इम्बैलेंस है तो पहले उसको बैलेंस किया जाएगा, फिर ही उसके ऊपर काम होगा। मान लीजिए कोई चीज़ में असंतुलन है, पहले उन दोनों चीज़ों को संतुलित करेंगे, फिर उनको शुद्ध करने का काम करेंगे। तो अनुलोम विलोम के द्वारा अपने सभी जो अपनी जो टेम्परेचर है बॉडी का, या हम कहें तासीर है जो शरीर की, उसको संतुलित करने का काम किया जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा नेचुरल जो एक यौगिक परिपाटी है, जिसको हम कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा का ही ये प्राणायाम है, जिसकी उत्पत्ति आज से कई सौ साल पहले हुई है, और प्राचीन काल से ये स्मृति और श्रुति और स्मृति के आधार पे अभी तक चला आ रहा है और आगे निरंतर जारी रहेगा। तो ये प्राणायाम की उत्पत्ति के विषय में कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, किस टेक्स्ट में मिलता है, तो वो हमने क्लियर किया। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम की श्रेणी क्या है, किस श्रेणी का प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा मुख्य रूप से संतुलित करने का, अपने बॉडी को संतुलित करने का, अपने हार्मोन्स को, अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के वेट को, इनको संतुलन पैदा करने वाला। मैंने 4 कैटेगरी मुख्य रूप से बताई थी, फिर क्लियर कर देता हूं कि ये जो 4 कैटेगरी में जो बताने वाला हूं, ये कैटेगरी कहीं पे मेंशन नहीं है, किसी ग्रंथ में मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम इनका सभी प्राणायामों को विशेष रूप से देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, तो हमें 3-4 तरह की चीजें इसमें प्राप्त होती हैं। जैसे हमारा शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, सदंता प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, आपका चंद्रभेदी प्राणायाम है। ये शरीर में शीतलता पैदा करते हैं, शीतलता आती है। कुछ विशेष प्राणायाम है जिनसे गर्मी उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है, जिनमें हम कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, आपका भस्त्रिका और मूर्छा, प्लाविनी, ये कुछ प्राणायाम हैं जिनसे, और उज्जयी प्राणायाम, इनसे हीट जनरेट होती है। तो 2 प्रकार के प्राणायाम तो हमें प्राप्त हो गए, जिससे एक से शीतलता प्राप्त होती है, एक से उष्णता प्राप्त होती है।
दो मुख्य रूप से प्राणायाम हमें मिले जिससे संतुलन पैदा होता है शरीर में। वो अनुलोम विलोम है, क्योंकि अनुलोम विलोम लेफ्ट से छोड़ करके राइट से, लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ते, राइट से लेकर के लेफ्ट से, इससे संतुलन बनता है शीतलता और उष्णता के बीच में, कूलिंग और हीटिंग के बीच में संतुलन पैदा होता है। ठीक इसी प्रकार का काम नाड़ी शुद्धि में किया जाता है। तो तीसरी जो श्रेणी बनती है वो संतुलन पैदा करने वाली है, और चौथी जो श्रेणी है वो साधना के प्राणायाम है, जिसमें हमने योग दर्शन के प्राणायामों को रखा है, जिसमें आपका बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम को रखा है। जो व्यक्ति हीट से परेशान है, जो उष्णता से परेशान है, उनको शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जो उष्णता से परेशान है, उनको हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है, उनको शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से संतुलन पैदा होता है। उसके बाद संतुलन को बनाए रखने के लिए अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास हमें करना चाहिए। जब संतुलन भी पैदा हो गया और ना हीट परेशान कर रही है, ना कूलिंग परेशान कर रही है, तब जाकर के हमें साधना के प्राणायाम में परिणित होना चाहिए। क्योंकि प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रोगों को ही ठीक करें। रोग ठीक होना तो प्राथमिक इसकी योग्यता है, प्राथमिक इसका लाभ है। उसके बाद तो हमें साधना में परिणित होकर के अपने मन पे कंट्रोल करना है, मन पे नियंत्रण करना है, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना है, अपने बुद्धि का विकास करना है, अपने अंदर कंसंट्रेशन पैदा करनी है, एकाग्रता पैदा करनी है, और अपने ज्ञान का जो स्तर है वो बहुत बढ़ाना है। ये इसके लाभ हैं, ताकि उसके बाद हम इंद्रियों पे पूरी तरह से नियंत्रण कर सकें, उसके बाद कंसंट्रेशन कर सकें, उसके बाद मेडिटेशन कर सकें, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें समाधि के द्वारा। तो चार मुख्य रूप से प्राणायाम है। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो संतुलन पैदा करने वाली श्रेणी में है। संतुलन उत्पन्न करने वाले जो प्राणायाम है उनकी कैटेगरी में पहला प्राणायाम है। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम की उपयोगिता क्या है? कौन व्यक्ति इस जीवन में चाहता कि उसके अंदर संतुलन ना आए? हर व्यक्ति चाहता कि मेरे बॉडी में संतुलन हो, माने बॉडी का वेट सही हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। व्यक्ति चाहता कि मेरी भावनात्मक संतुलन मेरे अंदर हो। वो चाहता है इमोशनल भावनात्मक और इमोशनल एक ही बात है कि मेरे अंदर जो भावनात्मक असंतुलनता है वो असंतुलन समाप्त हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो दूर हो जाए, मैं हार्मोनल बैलेंस्ड हो जाऊं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे हार्मोन ठीक रहें, मेरी भावनाएं ठीक रहें, मेरा बॉडी वेट ठीक रहे, मेरी हार्ट बीट ठीक रहे, मेरा टेम्परेचर बॉडी का ठीक रहे। इस प्रकार से हर व्यक्ति, मेरा डाइजेशन ठीक रहे, मेरी जो धातुएं हैं उनका जो पोषण है, उनका जो बनना है वो ठीक प्रकार से रहे। तो प्रत्येक व्यक्ति अनुलोम विलोम से इस प्रकार की जो आहर्ता है, योग्यता है, वो प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों को चाहता है वो उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगी है। तो इसलिए प्राणायाम की उपयोगिता, अनुलोम विलोम प्राणायाम की उपयोगिता निसंदेह है और सदियों से थी, है और सदियों तक रहेगी। जब तक मानव का जीवन रहेगा वो अनुलोम विलोम प्राणायाम की उपयोगिता को बरकरार रखेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम बात के परिचय के बाद बात करते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूर्व की तैयारी क्या होनी चाहिए। यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो किस प्रकार का प्राणायाम हमें पहले करना चाहिए या किस प्रकार की तैयारी हमें करनी चाहिए। इसके लिए कहा दीर्घ श्वसन हमें करना चाहिए, उदरीय श्वसन का अभ्यास हमें करना चाहिए, कपालभाति का अभ्यास हमें करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से इनका संबंध क्या है ये बात करेंगे। दीर्घ श्वसन में हम करते क्या हैं? दीर्घ श्वसन का अर्थ है कि आपका जो ब्रीथ है वो लॉन्ग, डीप और स्लो, इस तरह की योग्यताएं आपके श्वास में होनी चाहिए। आपका श्वास, योर ब्रीथ शुड बी लॉन्ग, डीप एंड स्लो। आपका जब श्वास गहरा, लंबा और सूक्ष्म होता है उतनी ही आपकी योग्यता बढ़ती है, उतना ही आपका जीवन पे कमांड होता है, उतनी ही आरोग्यता आपके भीतर आती है, उतना ही धैर्य आपके भीतर आता है, उतनी ही एकाग्रता आपके भीतर आती है, उतना ही स्मृति आपकी मजबूत होती है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि मैं अभी चाबी रख के भूल गया, मैं बाहर निकलते मास्क लेके आना भूल गया, मैं गाड़ी की चाबी भूल गया, मैं लाइट ऑफ करना भूल गया, मैं फैन ऑफ करना भूल गया, मैं गीजर ऑन करके छोड़ दिया, मुझे याद नहीं रहा। तो ऐसी बहुत सारी भूलें हम प्रतिदिन करते हैं। यदि दीर्घ श्वसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कोई भी प्राणायाम आप करें तो स्मृति आपकी मजबूत बनेगी। ये आप निर्णय कर लें कि आपको अपनी स्मृति सही रखनी है या ऐसे ही भूलना है, या आप जा रहे हैं कहीं और आपने गलत टर्न ले लिया क्योंकि आपकी स्मृति सही साथ नहीं दे रही आपकी, या आप रास्ता भूल गए हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी स्मृति लोप का विषय है। इसलिए स्मृति को मजबूत बनाना है, वो दीर्घ श्वसन या किसी भी अन्य प्राणायाम से आप कर सकते हैं।
उसके बाद उदरीय श्वसन। उदरीय श्वसन यदि हम करेंगे, उदरीय श्वसन यानी कि अब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो लंबा गहरा लेंगे तो पेट को एक्सपेंड करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। यानी कि जब श्वास को लेंगे तो पेट को बाहर की तरफ फुलाना है और जब श्वास को छोड़ेंगे तो पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना है। इसको उदरीय श्वसन कहते हैं। माने श्वास लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए पेट का कंट्रीब्यूशन होना, पेट का सहयोग लेना, पेट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना, वो उदरीय श्वसन कहलाता है। श्वास हमेशा छाती में ही जाएगा, फेफड़ों में ही जाएगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। उदर में कभी भी श्वास नहीं जाता, लेकिन उदर की भूमिका होती है, उदर की एक्टिविटी होती है, उदर का उसमें योगदान होता है, इसलिए उसको उदरीय श्वसन कहा गया है। उसके बाद कपालभाति। कपालभाति करेंगे तो आपका एक्सेल एक्टिव और इनहेल पैसिव होने से कपालभाति से आपके लंग्स एक्टिव हो जाएंगे। जब दीर्घ श्वसन से आपने लॉन्ग, डीप एंड स्लो, और उदरीय श्वसन से भी आपने उदरीय श्वसन से आपने लोअर लंग्स को यूज करना शुरू कर दिया और कपालभाति से आपने लंग्स को एक्टिव कर दिया, उसके बाद ही आप अनुलोम विलोम करें। उसके बाद का जो अनुलोम विलोम होगा वो पूरा गहरा, लंबा और सूक्ष्म होगा। उदरीय श्वसन यानी कि उसमें उदर का भी प्रयोग आप करेंगे तो आपके अंदर जो एनर्जी है उसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप ऊर्जावान होंगे। उससे आपको पता चलेगा कि केवल श्वास को लेना छोड़ना ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि श्वास को लेते छोड़ते हुए उस प्राण तत्व के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, उस प्राण तत्व के साथ अपने आप को जोड़ना ही प्राणायाम का असली मकसद होता है, असली उसका लक्ष्य होता है कि जब प्राण तत्व ब्रह्मांड में व्याप्त है और हमारे शरीर में भी विद्यमान है, उसको उसके साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने जो सीमाएं हैं, आपने जो अपनी सीमाएं तय कर रखी हैं, स्मृति की सीमा आपने तय कर रखी होगी, मेमोरी की जो हम फीड कर सकते हैं या जो हम याद रख सकते हैं, या हम अपने आप को कंसंट्रेशन करने की हमने एक लिमिट सेट कर रखी है, उस लिमिट को आप कितना जल्दी क्रॉस करोगे वो आपका अभ्यास आपको बता देगा। 1 से 2 महीने का, 3 महीने का अभ्यास ही आपको ऐसी ऐसी चीजें प्रदान करेगा जो कि आपके व्यवहार में वो चीजें झलकेंगी। इसलिए हमें दीर्घ श्वसन, उदरीय श्वसन और कपालभाति का अभ्यास अनुलोम विलोम से पहले कर लेना चाहिए। इन तीनों प्रक्रियाओं के करने से हम अनुलोम विलोम को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और उसका और भी ज्यादा हम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद किसे नहीं करना चाहिए, ये सबसे उपयोगी बात है कि कौन ना करे। क्योंकि होता क्या है कि हम इतने सारे लाभ सुन लेते हैं, इतने सारी उसकी उपयोगिता को सुन लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इस अभ्यास को करें, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अभ्यास नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ जाता है। मान लीजिए कफ रोगी हैं, जिनको कफ की प्रॉब्लम है, जिसमें खांसी है, जुकाम है, बलगम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम में है, उसको अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए। इससे कफ रोग के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो कफ रोग में यदि आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कफ बढ़ता है, तो उससे फिर आपकी अरुचि पैदा होती है। आपको लगता है कि सब लोगों को लाभ होता है, मुझे लाभ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने गलत समय पे शुरू किया। कफ नहीं है तो कर सकते, कफ को पैदा नहीं होने देगा, अलग बढ़ने नहीं देगा। लेकिन यदि कफ रोग है, खांसी, जुकाम, बलगम आदि है, तो उस समय पे आप इससे बचें। और ज्वर रोगी को जो बुखार होता है, जो फीवर जब होता है, तब भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। फीवर में भी यदि आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो उसमें संभावना तो एक ये है कि आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर उसमें टायर्ड फील करता है, थकान महसूस होती है। लेकिन ज्वर में मान लीजिए आपको बुखार में ठंड लग रही है और आपने अनुलोम विलोम शुरू कर दिया, तो आपकी ठंड का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, आपका जो टेम्परेचर है वो और भी डाउन होता चला जाएगा। इससे आपको नुकसान हो सकता है और वहाँ पे बैलेंस नहीं करना होता। या तो हमें जो ज्वर है या बुखार है, जो फीवर कहते हैं, या तो ठंड के कारण ज़्यादा चढ़ता है या फिर गर्मी जब शरीर में पैदा हो जाती है, उस समय पे हम चंद्रभेदी और सूर्यभेदी का प्रयोग कर सकते हैं कि यदि आपको जो ज्वर है, जो बुखार है, वो ठंड की वजह से चढ़ा है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो आपको सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास उस समय पे करना चाहिए। और यदि आपको गर्मी लग रही है और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, उस समय पे आपको चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज ज्वर रोगी को अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से बचना चाहिए। तो 2 ही प्रकार के मुख्य रूप से हैं, जो कफ रोगी हैं और ज्वर रोगी हैं, उन लोगों को अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए। बाकी सभी व्यक्ति कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको महिलाएं जो मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स होते हैं,
उनके दौरान भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, जो गर्भ जिसने धारण किया है, वो भी कर सकती है, वो लास्ट तक डिलीवरी तक उसको कर सकती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं है। और अन्य रोगी भी सभी कर सकते हैं, चाहे वो डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में, कोई भी हो। अनुलोम विलोम का अभ्यास सभी व्यक्ति निश्चिंत रूप से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अनुलोम विलोम की विधि। जब इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी विधि क्या है? तो उसकी विधि सामान्य है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे अंदर भरें। पूरक होने के बाद, पूरक माने जब श्वास अंदर आ जाता है उसको पूरक कहते हैं। उसके बाद बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। इसके बाद दाईं नासिका से श्वास को भरें और बाईं से बाहर निकाल देना ही अनुलोम विलोम कहलाता है। तो ये विधि है सामान्यतः, बाईं से श्वास लेना है, दाईं से छोड़ देना है, दाईं से लेकर के बाईं से छोड़ देना है। जैसे बाईं से आप छोड़ते हैं, ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। माने जिस नोस्ट्रल से शुरू किया, लेफ्ट से ही शुरू करना है, लेफ्ट पे ही एंड करना है। ये एक अभ्यास है। ऐसे 5 अभ्यास, 10 अभ्यास, 15 अभ्यास, 20 अभ्यास, जैसे आपकी आवश्यकता और जैसे आपकी क्षमता है उसी के अनुसार आप करें। तो एक प्रैक्टिकल इसका डेमोन्स्ट्रेशन में करके दिखा देता हूँ। 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम के राउंड में करूंगा। 3 अभ्यास मिनिमम तो करने ही चाहिए। कोई भी अभ्यास आप करने बैठते तो 3 से कम में उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो 3 तो कम से कम है, निम्न स्तर है, उससे कम तो आपको लाभ मिलेगा ही नहीं। और यदि 3 से 5 करते हैं तो प्रारंभिक में 3 से 5 कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की पुनरावृत्ति में हम ध्यान करेंगे कि कितना हम कर सकते हैं। एक विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात कि आपका जो हमारे जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं कि हम श्वास को साउंड के साथ भरते हैं, स्पीड के साथ भरते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे मैं एक बार बताऊं आपको, इस तरह का साउंड नहीं आना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक है जो एक व्यक्ति ने सिखाई दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति तीसरे को सिखा रहा है, और आज ऐसा ही जा रहा है। श्वास को ले रहे हैं तो गर्दन को ऊपर कर रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं तो गर्दन को नीचे। ये भी गलत तरीका है, ये मिस्टेक है, इसको नहीं दोहराना है। क्योंकि श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है, इससे गर्दन का कोई लेना देना नहीं है, इससे साउंड का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ प्राणायाम होते हैं जिनमें साउंड आता है, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, उज्जाई है, भ्रामरी है। इनमें साउंड आएगा। शीतली, शीतकारी, सदंता, इनमें श्वास का आवाज आएगा। परंतु अनुलोम विलोम में, नाड़ी शुद्धि में कभी भी, दीर्घ श्वसन में, उदरीय श्वसन में कभी भी श्वास का साउंड नहीं आएगा। तो साउंडलेस होना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। योर ब्रीथ शुड बी साउंडलेस। ठीक है, तो पहले नासागर मुद्रा बनाएंगे, जिसको बहुत सारे लोग प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। पहले 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे फोल्ड करेंगे और अंगूठे से दाईं नासिका को दबा करके बाईं से श्वास को भरेंगे। ये मैंने 3 अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम के किए। तो आपको कोशिश करनी साउंडलेस ब्रीथ रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि। इसके बाद पुनरावृत्ति आरंभ में कम से कम 5 मिनट तक या 15 से 20 राउंड आप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक से, यानी कि 50 से 60 राउंड आप इसके कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आरंभ में नहीं करना है। बाद में आवश्यकता व क्षमता के अनुसार अभ्यास को घटाया बढ़ाया जा सकता है। वो एक योग्य निर्देशन में आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका। पुनरावृत्ति के बाद अनुलोम विलोम के लाभ जान लेते हैं। शरीर व मन में संतुलन बनाता है, नाड़ियों को निर्मल करता है, रक्तचाप को संतुलित करता है, भावनात्मक संतुलन लाता है, तनाव व माइग्रेन को दूर करता है, पाचन को और भी बेहतर बनाने का काम करता है, शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, श्वसन व संचार तंत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ हैं। इन लाभों को तभी आप प्राप्त कर पाएंगे जब आप इसका अभ्यास करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है।
जब तक आप इसको जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मसात करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के विषय में आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।